जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को इनकम टैक्स में आय के बारे में बताने जा रहे हैं। आयकर किसे कहते हैं ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। आयकर के संबंध में अभी आपका बेसिक चल रहा है। बेसिक में आय के बारे में तो आयकर लिख लीजिएगा, आयकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 24 के अनुसार, मतलब कि आयकर अधिनियम की जो धारा 2 है उसकी उपधारा 24 के अनुसार आपको क्या करना है, आय के बारे में बताना है। तो यहां पर ध्यान देना है, आय में क्या क्या शामिल किया जाता है। आपकी किताब में लगभग 26-27 दिए होंगे, लेकिन हमने 18 को लिखा है जो आसान है, क्योंकि आपसे केवल 10-12 ही पूछता है। ठीक है, 10-15 ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। जो आसान है उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। कह रहा है लाभ की राशि, आय में क्या शामिल किया जाएगा। अगर कोई व्यापार करते हैं आप, उसमें लाभ होता है तो लाभ की राशि को आय में शामिल किया जाएगा। दूसरा होता है लाभांश, लाभांश लिखा गया है। लाभांश का मतलब होता है जब कंपनी लाभ कमाती है, लाभ कमाने के बाद सरकार को टैक्स देती है, टैक्स देने के बाद जो बचता है वो अपने अंशधारियों में बांट देती है, तो उसे लाभांश कहते हैं। तो भारतीय कंपनी का लाभांश कर मुक्त होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो पहला शामिल होगा लाभ की राशि, दूसरा शामिल होगा लाभांश, तीसरा होता है अनुलाभ। कहीं पर आप नौकरी करने जाएंगे या कहीं पर कोई व्यक्ति नौकरी करने जाता है, जो उसे सुविधा दी जाती है उसे अनुलाभ कहते हैं। नौकरी करने गए हैं, वहाँ पर कमरा मिल गया रहने के लिए, खाने के लिए कुछ सुविधाएं मिल गई, रहने के लिए कमरा मिल गया, आने जाने के लिए गाड़ी मिल गई। जो सुविधा प्रदान की जाती है कर्मचारी को उसे अनुलाभ कहा जाता है। तो अनुलाभ को भी आय में शामिल किया जाता है। अगला होता है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ क्या है? अपनी संपत्ति को जब हम बेचते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहा जाता है। तो पूंजी लाभ को भी आय में शामिल किया जाता है। सड़क पर पड़ा हुआ धन मिलना, अगर आपको सड़क पर पड़ा हुआ धन मिलता है तो इसे भी आय में शामिल किया जाएगा। अगला है आकस्मिक आय। आकस्मिक आय मतलब ऐसी आय जिसको हमें पहले से पता ना हो। आकस्मिक आय ऐसी आय जो हमें पहले से पता ना हो प्राप्त होगी, उसे कहते हैं आकस्मिक आय। जैसे होता है लॉटरी खेलते हैं, पहले से पता नहीं होता कि हमें ही मिलेगी। घुड़दौड़ वर्ग पहेली, मतलब कि ऐसी आय जो अचानक से प्राप्त हो जाए, जिसके आने की संभावना या ना आने की संभावना ना हो, अचानक से प्राप्त हो जाए, उसे आकस्मिक आय कहेंगे। उसे भी आय में शामिल किया जाएगा। जितने आइटम हमने लिखे हैं यहाँ पर सभी को आय में शामिल करेंगे। अगला है विपणन संघ की आय। विपणन संघ की आय को भी आय में शामिल करेंगे। कोई संस्था है, संस्था को कोई राशि प्राप्त होती है किसी भी प्रकार से, उसे भी आय में शामिल किया जाएगा। साझेदार को वेतन दिया जाता हो या बोनस दिया जाता हो या कमीशन दिया जाता हो, उसे भी आय में शामिल किया जाएगा। अगला है यूटीआई इकाई से अगर कोई आय होती है, भारतीय प्रन्यास यूनिट से, तो उसे भी आय में शामिल करते हैं। कंपनी के संचालकों को कोई अनुलाभ दिया जाए, जो कंपनी के संचालक हैं उनको कोई सुविधा दी जाए, तो उसे भी आय में शामिल करते हैं। अगला है हानि के लिए, अगर कोई हानि हो जाती है उसके बदले में क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है,
जैसे हम बीमा करवाए हैं, हमारी हानि हो गई, कोई क्षतिपूर्ति हमें प्राप्त होती है, तो उसे भी उसे भी आय में शामिल किया जाएगा। यह बाद में हम देखेंगे कि आय कर योग्य है कि नहीं कर योग्य है। अभी हम आय के बारे में ही आपको बता रहे हैं किसे आय मानेंगे। अगला है व्यापार एवं पेशे से अगर कोई लाभ होता है तो उसे भी हम लोग आय मानेंगे। अगला है मकान संपत्ति को किराए पर उठाने से जो इनकम होती है उसे भी आय मानेंगे। अगला है संस्थाओं को कोई चंदा प्राप्त होता है, किसी प्रकार का चंदा प्राप्त होता है तो उसे भी आय में शामिल करेंगे। डूबे हुए धन की वापसी अगर हो जाती है, ऐसा कोई धन जो पहले डूब गया था वापस आ जाता है, मिल जाता है, तो उसे भी आय में शामिल करेंगे। अगला है म्यूचुअल फंड की इकाइयों से प्राप्त आय, म्यूचुअल फंड की यूनिटें जो होती हैं उससे जो इनकम होती है उससे भी आय में शामिल करेंगे। मित्रों, हमने 17 लिख दिया है आपके सामने। आपको जो अच्छा लगे उसको याद कर लीजिए। 10-12 आपको याद होने चाहिए। आपके पेपर में 10-12 से संबंधित पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन। अगला कह रहा है आय की विशेषताएं क्या होती हैं। आय की विशेषता क्या होती है? कह रहा है आय का मौद्रिक एवं अमौद्रिक होना। आय का मौद्रिक का मतलब होता है आय रुपए के रूप में प्राप्त की जाती है, आय सुविधा के रूप में प्राप्त की जाती है। आप कहीं पर नौकरी करने जाते हैं, कर्मचारी कहीं पर अगर नौकरी करता है, उसे जो वेतन मिलता है उसे भी आय में शामिल करते हैं, जो भत्ता मिलता है उसे भी आय में शामिल करते हैं। ठीक है, जो वेतन मिलता है इसमें 18 नंबर के बाद लिख लीजिएगा, भत्ता भी आय में शामिल किया जाएगा। अगर उसे कोई सुविधा मिलती है, जैसे रहने के लिए कमरा मिल गया, आने जाने के लिए गाड़ी मिल गई, ठीक है, तो अन्य कोई सुविधा मिल जाती है तो उसे भी आय कहा जाता है। मौद्रिक का मतलब होता है रुपया मिले, अमौद्रिक का मतलब होता है सुविधा मिल जाए तब भी उसे आय में शामिल करेंगे। अगला है आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। आय बाहर से प्राप्त होने का मतलब है घर में किसी से आप पैसा ले लेते हैं, कोई आपको पैसा देता है घर के अंदर ही, तो उसे आय नहीं माना जाएगा। आय बाहर से कोई कार्य करने से, कोई सेवा प्रदान करने से प्राप्त होनी चाहिए, तब उसे आय माना जाएगा। कह रहे हैं आय वैधानिक हो सकती है, अवैधानिक हो सकती है। आय वैधानिक हो सकती है। वैधानिक का मतलब जो वैध हो, वैध का मतलब जो ईमानदारी से कमाई गई हो, अवैधानिक का मतलब जो बेईमानी से कमाई गई हो। यहाँ पर आय को दोनों को आय माना जाएगा, चाहे आप बेईमानी से पैसा कमाए हैं चाहे ईमानदारी से पैसा कमाए हैं, दोनों को आय में शामिल करेंगे। अगला है आय मासिक हो सकती है, महीना में तनख्वाह मिलती है, तीसरे महीना हो सकती है, छमाही हो सकती है, वार्षिक हो सकती है। मतलब कि आय को मासिक में भी लाया जा सकता है, त्रैमासिक में लाया जा सकता है, छमाही में लाया जा सकता है और वार्षिक में, सभी को आय में शामिल किया जाएगा। अगला होता है आय जो होती है किस्त भी हो सकती है, एक मुश्त भी हो सकती है। आय किस्तों में आपको प्राप्त हो सकती है, 10,000 लेना है 1,000 करके प्राप्त हो सकती है, 10,000 इकट्ठा प्राप्त हो सकता है, तो उसे भी आय में शामिल करेंगे। मुद्रा अवमूल्यन से आय। मुद्रा की अदला बदली। अवमूल्यन का मतलब होता है अदला बदली। अदला बदली का मतलब होता है विदेश में रह रहे हैं, विदेश से पैसा अगर आप भेजते हैं भारत में, तो उससे भी जो इनकम होती है अदला बदली से, उसे क्या बोलते हैं? आय कहेंगे। कह रहा है विवादास्पद संपत्ति से प्राप्तकर्ता की आय। अगर कोई विवादित संपत्ति है, जैसे कोई मकान है विवादित है, हम एक पक्ष उसको किराए पे उठा के या अन्य कोई कार्य करके पैसा अर्जित कर रहा है, तो जो व्यक्ति पैसा अर्जित कर रहा है, जिसके अधिकार में है उस समय, उस व्यक्ति की आय को विवादित संपत्ति की आय माना जाएगा। तो ये थी आपके सामने आय की विशेषताएं। कह रहा है आय निम्नलिखित को आय नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित को आय नहीं माना जाता है। पहला कह रहे हैं गुजारा भत्ता। पति पत्नी का झगड़ा हो गया है, तलाक हो गया है, मुकदमा चल रहा है, पति अपने पत्नी को गुजारा भत्ता देता है, तो गुजारे भत्ते को आय में नहीं शामिल किया जाएगा। अगर आपको कोई व्यक्तिगत उपहार मिल रहा है, आपकी शादी में, विवाह में, बर्थडे पर, तो आप क्या करें, उसे भी, व्यक्तिगत उपहार को भी क्या बोला जाएगा? आय नहीं माना जाएगा। बचत करना। आप पैसा कमा रहे हैं, छोटी छोटी बचत करके बैंक में जमा कर रहे हैं, तो उसे भी आय नहीं माना जाता है, आय में शामिल नहीं किया जाता है। धर्मादा, गौशाला आदि की प्राप्ति। धर्मादा का मतलब होता है चंदा जो मिलता है, जो धर्म के नाम पे चंदा मिलता है,
गौशाला के नाम पे चंदा मिलता है या अन्य किसी संस्था के नाम से चंदा मिलता है तो धर्मादा के नाम पे गौशाला की प्राप्ति को आय नहीं माना जाएगा। अगला है ऋण चुकाने पर दी गई छूट। अगर ऋण चुकाएं, अगर हम कहीं पर लोन लिए हैं उसको चुकाने के लिए हमें कुछ छूट मिल जाती है तो उसको भी आय नहीं माना जाता है। जैसे किसी से हमने 10,000 लोन दिया, उन्होंने कहा भैया 1,000 छूट देते हैं, 9,000, तो 1,000 आपका बच जो रहा है उसे आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला है किसी अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम को तब तक आय नहीं माना जाएगा तब तक अनुबंध पूरा ना हो जाए। अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, ठेका लिया गया है, तो आय, उस आय को, जैसे हम किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए का ठेका लिया है घर बनाने के लिए, या 10 लाख रुपए का ठेका लिया है घर बनाने के लिए, अग्रिम में लिया है, तो उसे आय ठेकेदार की तब तक माना नहीं जाएगा जब तक अनुबंध पूरा ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में अभी हमने आपको बता दिया है आय के बारे में, आयकर की विशेषताएं के बारे में। अब आपको बताने चल रहे हैं कुल आय और सकल कुल आय के बारे में। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कुल आय एवं सकल कुल आय, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अपनी कॉपी में वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। पहले तो जानते हैं सकल कुल आय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। सकल कुल आय के बारे में जानेंगे। सकल कुल आय में पहला होता है वेतन शीर्षक से आय, इंग्लिश में बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा होता है मकान संपत्ति से आय, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, सकल कुल आय पहला होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा जो होता है व्यापार एवं पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये आपका तीसरा हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 होते हैं तो इसको आप इस तरह मत लिखिए, नहीं तो जगह ज़्यादा लेगा, तो इसको हम सीरियल वाइज लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको हम लिखेंगे सीरियल वाइज। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसे बोलेंगे वेतन शीर्षक से आय। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, व्यापार एवं पेशे से आय। चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ से आय।
पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। आपको यहां पर ध्यान देना है, कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति की आय को पांच जगह हम रख सकते हैं, 5 हेड। पहला हेड बनाया गया इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि कहीं पर कोई नौकरी करता है, वहाँ पर उसे वेतन मिलता है, तो उसे पहले वाले हेड में यानी वेतन शीर्षक के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब मकान संपत्ति से आय। यदि कोई व्यक्ति का मकान है, उसे किराए पर उठाने से जो आय कमाता है, उसे मकान संपत्ति के आय के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, व्यापार एवं पेशे से आय। व्यापार एवं पेशे से आय को जो लोग व्यापार करते हैं, पेशे से आय कमाते हैं, उनकी व्यक्तिगत आय को व्यापार एवं पेशे में रखा जाएगा। अगला है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, मतलब संपत्तियों को बेचने से जो लाभ होता है उसे पूंजी लाभ माना जाता है। जैसे अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? पूंजी लाभ से आय में रखा जाएगा। जो चारों में नहीं आएगा उसे हम पांचवें में ले जाएंगे, जिसे अन्य साधनों से आय कहते हैं। इन पांचों जगह की को हम जोड़ लेते हैं तो निकल के आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। हिंदी में कहेंगे सकल कुल आय। अब इसमें से लेस कर दिया जाता है। जब हम इसे लेस कर देते हैं, क्या करते हैं? धारा 80C से 80U की कटौती। जब धारा 80C से 80U की कटौती को माइनस कर दिया जाता है तो जो निकल के आ जाता है उसे कहते हैं टोटल इनकम। मित्रों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सकल कुल आय आपके पेपर में पूछता है। और क्या पूछता है? कुल आय। कुल आय पूछता है तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सकल कुल आय पूछता है तो यहाँ तक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। पांचों हेड की इनकम को जोड़ेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, यानी कि सकल कुल आएगा, कुल आय आएगा। अगर इसी में धारा 80C से 80U की कटौती घटा लेते हैं तो टोटल इनकम आएगा। अब आपको इसमें पढ़ना है कुल आय तथा सकल कुल आय में अंतर क्या होता है, इतना लिख लीजिए। अब आपको बताने जा रहे हैं कुल आय तथा सकल कुल आय में अंतर क्या होता है। कुल आय तथा सकल कुल आय में अंतर। सकल कुल आय एवं कुल आय में अंतर। कॉलम बना लीजिएगा। पहला होता है अंतर का आधार। पेपर में बहुत पूछा जाता है सकल कुल आय तथा कुल आय में अंतर। सकल कुल आय इंग्लिश में ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। कुल आय अंतर के आधार के पहले एक कॉलम और बना सकते हैं आप, क्रम संख्या। आपको यहां पर देना है, देखना है, क्रम संख्या पहले 1 डाल देना है। जब क्रम संख्या 1 डाल देंगे तो सबसे पहले भैया कोई भी अंतर लिखना हो तो आपको उसका अर्थ लिखना चाहिए।
भैया अर्थ क्या होता है सकल कुल आय का और कुल आय का? तो पहले लिखेंगे अर्थ। हमने पीछे बताया 5 शीर्षक: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्सेस। पांचों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है? सकल कुल आय। लिख देंगे पांचों शीर्षकों की आय जोड़ने के बाद जो योग आता है उसे सकल कुल आय कहते हैं। पांचों शीर्षकों को जोड़ने के बाद जो योग आता है, मतलब कि पांचों शीर्षक जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सकल कुल आय। कुल आय क्या कहते हैं? सकल कुल आय में धारा 80C से 80U की कटौती घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे कुल आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक आपका कंप्लीट। पहले टॉपिक में हमने आपको बताया सकल कुल आय। सकल कुल आय का मतलब पांचों शीर्षकों की आय को जोड़ना है। कुल आय का मतलब होता है सकल कुल आय में पांचों सकल कुल आय में धारा 80C से 80U की कटौती घटा देते हैं। जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? जो शेष बचता है उसे कुल आय कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दूसरा, कटौतियां जो सकल कुल आय आता है घटौती घटाने के पूर्व होता है। सकल कुल आय धारा 80C से 80U की कटौती घटाने के पूर्व होता है। मतलब कि सकल कुल आय जो होता है उसमें कटौती नहीं घटाई रहती। जो कुल आय होता है, कुल आय धारा 80C से 80U की कटौती घटाने के बाद का होता है। इसको पॉइंट समझिए एकदम आसानी से। धारा 80C से 80U की कटौती घटाने के बाद जो आता है उसे कुल आय कहते हैं। घटाने के ऊपर ही जो आता है उसे सकल कुल आय कहते हैं। अगला टॉपिक इसमें है पूर्णांकित करना। तीसरा, पूर्णांकित करना। ध्यान दीजिएगा, बुक का प्रयोग हम करते हैं। बुक का प्रयोग करने से आपकी पढ़ाई में और मजबूती आएगी। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांकित करना। पूर्णांकित करना का मतलब है जैसे 9990 है तो इसको 10,000 मान लिया जाए तो इसे कहते हैं पूर्णांकित करना। ना माना भी जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है पूर्णांकित करना। सकल कुल आय को आप पूर्णांकित नहीं कर सकते। सकल कुल आय को पूर्णांकित
नहीं किया जाता है। सकल कुल आय अगर है तो उसको पूर्णांकित 9,990 कह रहा है तो पूरा 9,990 लिखना पड़ेगा। 8,590 कह रहा है तो पूरा 8,590 लिखना पड़ेगा, 8,600 नहीं कर सकते हैं। लेकिन सकल कुल आय को पूर्णांकित कर सकते हैं। पूर्णांकित कर सकते हैं मतलब 9,999 है तो इसे 10,000 मान लिया जाएगा। 98 है तो 10,000 मान लिया जाएगा। 91 है तो 90 माना जाएगा। कहने का मतलब है सकल कुल आय में जितना जोड़ने पर आए पॉइंट सब जोड़ दिया जाएगा। सकल कुल आय में पूर्णांकित नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट हटा दिया जाता है, मतलब कि 1-2 रुपए का इधर उधर होता है तो उसे किस में पूर्णांकित किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, दहाई में पूर्णांकित किया जाता है। अगला है चौथा, आयकर की गणना। आयकर की गणना में क्या कह रहा है, सकल कुल आय पर आयकर की गणना नहीं की जाती है। सकल कुल आय पर आयकर की गणना नहीं की जाती है। कुल आय पर आयकर की गणना की जाती है। सकल कुल आय पर आयकर की गणना नहीं करते हैं, लेकिन कुल आय पर आयकर की गणना करते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कटौतियों का ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, सकल कुल आय के लिए अगर आपको ज्ञात करना है, आपको कटौती नहीं मालूम तब भी ज्ञात कर सकते हैं। सकल कुल आय के लिए कटौतियों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। मतलब सकल कुल आय ज्ञात करना है तो अगर आपको कटौती नहीं मालूम है, कटौतियों का ज्ञान नहीं है, तब भी आप सकल कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। कुल आय के लिए कटौतियों का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब कि कटौती का ज्ञान अगर आपको होगा तभी कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। आपके सामने हमने लिखा सकल कुल आय तथा कुल आय में अंतर। फिर से समझ लीजिए, सकल कुल आय किसे कहते हैं, पांचों शीर्षकों की आय को जब जोड़ लेते हैं तो सकल कुल आय आता है। पांचों शीर्षकों की आय को जोड़ने के बाद धारा 80C से 80U की कटौती घटा देते हैं तो कुल आय आता है। अगला है कटौतियां। धारा 80C से 80U की कटौती घटाने के पहले का जो होता है उसे सकल कुल आय कहते हैं। 80C से 80U की कटौती घटाने के बाद का जो होता है उसे कुल आय कहते हैं। पूर्णांकित करना, सकल कुल आय को पूर्णांकित नहीं किया जा सकता है। पूर्णांकित का मतलब है अगर 9,999 आ रहा है तो 9,999 होगा, लिखा जाएगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर गलती हो गई है, कुल आय को पूर्णांकित कर सकते हैं। कुल आय को पूर्णांकित कर सकते हैं लेकिन सकल कुल आय को पूर्णांकित नहीं कर सकते। आयकर की गणना, सकल कुल आय पर आयकर की गणना नहीं की जा सकती है, कुल आय पर आयकर की गणना की जा सकती है। कटौतियों का ज्ञान कह रहे हैं सकल कुल आय के लिए कटौतियों का ज्ञान जरूरी नहीं है कि आपको कटौती का ज्ञान हो, लेकिन कुल आय के लिए आपको जरूरी है कि कटौती का ज्ञान होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही।
आगे की आपको सारी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी। आप अपने कॉपी में इन सभी प्रश्नों को हल करते चलिए, लिखते चलिए। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तुरंत न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। अभी थ्योरिकल क्वेश्चन शुरू में आपको समझना है।